हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आपका स्वागत करता हूं मैं इस HTML सीरीज़ में। सो HTML क्या होता है? फुल फॉर्म सब कोई जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट ये होता क्या है? सिंपल भाषा में बोली जाए तो HTML गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट फॉर द वेब पेज। तो जो भी वेब पेज है उसमें कंटेंट किस तरह से अरेंज होता है वो स्ट्रक्चर हमें HTML देता है। ओके फाइन। और उसके अलावा HTML में होता क्या है? तो HTML में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग रैंडम टेक्स्ट को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट है और उसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं तो वी कैन स्पेसिफाई व्हाट इज़ द हेडिंग, व्हाट इज़ द पैराग्राफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एंकर टैग के लिए हम लोग A यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस सीरीज़ में चल के देखेंगे। बट फॉर द बिगनिंग आप ये जान लो कि HTML टैग्स का यूज़ करके हम स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं टू द टेक्स्ट। ओके फाइन, मूविंग ऑन। तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रहता है, और उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में या तो हमारा कुछ भी कंटेंट हो सकता है, जैसे कि पैराग्राफ टैग के बीच में कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, या तो टैग्स के बीच में दूसरे टैग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नेस्टिंग भी होता है ओके टैग्स के साथ। तो हाँ, तो क्या क्या हो सकते हैं? या तो टैग्स के बीच में हमारा कंटेंट हो सकता है, या तो टैग के बीच में दूसरे टैग्स हो सकते हैं, मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं। फाइन। और इन टैग्स के साथ हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स एज द वर्ड सजेस्ट कि एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज होते हैं। तो किसी भी टैग में एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं उस टैग की प्रॉपर्टी। जैसे कि काफ़ी सारे एट्रीब्यूट होते हैं। आप इमेज में ले लो तो सोर्स एट्रीब्यूट होता है, पैराग्राफ में ले लो तो आपके स्टाइल एट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, और उसके बाद ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि वो टैग किस तरह से परफॉर्म करेगा या किस तरह से दिखेगा। ओके, और उसके आगे बढ़े तो बात करते हैं HTML के बेसिकली दो चिल्ड्रन होते हैं। ओके, HTML के दो चिल्ड्रन हुए, दैट इज़ हेड एंड बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे आ जाऊँ और एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली जनरली हम लोग बोलते हैं index.html, विच इज़ द एंट्री पॉइंट, कि हम लोग एक वेब पेज में अगर जा रहे हैं तो index.html होता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग HTML क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर दो चिल्ड्रन हो जाएंगे HTML के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द हेड एंड सेकेंड वन विल बी द बॉडी। ठीक है, तो हेड क्या होता है? तो हेड में वैसे कंटेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली वेब पेज पे विजिबल तो नहीं होते हैं, बट वो लाइक वेब पेज के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं या फिर किसी दूसरे चीज़ों को। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टाइटल। ठीक है, अब टाइटल डिफाइन करता है कि वेब पेज का टाइटल क्या होगा। उसके अलावा मेटा टैग भी होते हैं। ठीक है, अब मेटा टैग डिफाइन कर सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेब पेज। फाइन। और उसके अलावा अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो बॉडी में वैसे कंपोनेंट होते हैं जो वेब पेज के UI को डिफाइन करेंगे। UI मतलब यूज़र इंटरफेस। तो जो भी हमें वेब पेज में दिख रहा है वो हमेशा बॉडी के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल H1 टैग विच इज़ द हेडिंग। ओके, हेडिंग ऑफ द वेब पेज। और फिर उसके बाद वी कैन हैव पैराग्राफ टैग जो कि पैराग्राफ देने में हेल्प कर सकते हैं हमारे। ठीक है, तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि HTML होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट ऑफ वेब पेज, कि वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है हमारा वो किस तरह से इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है वो HTML बताता है हमें। ठीक है, और HTML के अंदर होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। उन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, या तो लाइक कंटेंट, या तो फिर इस तरीके से टैग्स के अंदर वापस से टैग्स हो सकते हैं। ओके, टैग्स के अंदर वापस से टैग्स हो सकते हैं और मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। फाइन। और उसके अलावा हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की तो HTML टैग होता है और उसके दो चिल्ड्रन रहेंगे, हेड एंड बॉडी।
हेड के अंदर वैसी चीज़ें होंगी जो वेब पेज के प्रॉपर्टीज़ को तो डिफाइन करेंगी बट डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल टाइटल एंड मेटा टैग। एंड बॉडी के अंदर अगर हम लोग आ जाते हैं तो इसके अंदर हमें वैसे टैग्स मिलेंगे या वैसी चीज़ें मिलेंगी जो डायरेक्टली यूआई को डिफाइन करती हैं, हमारे वेब पेज के यूज़र इंटरफेस को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द HTML सीरीज़। और आज हम लोग देखने वाले हैं HTML सीरीज़ की अगली वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे टैग्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग एक एक्चुअल वेब पेज बना सकते हैं उन टैग्स की हेल्प से। ओके, सो लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हमने थ्योरी के ऊपर बात की थी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट एडिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ VS कोड, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कैसे करें? तो डाउनलोड करने के लिए काफ़ी सिंपल स्टेप है। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है VS कोड, सिंपल। VS कोड सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा आपको उसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने सिस्टम के हिसाब से, विंडोज़, मैक या लिनक्स के हिसाब से आप डाउनलोड पे क्लिक करें। और एक बार डाउनलोड स्टार्ट हो जाए उसके बाद यू कैन सिंपली इंस्टॉल इट। काफ़ी इंस्टॉलेशन का सिंपल प्रोसेस होता है। तो आपको ऐसे VS कोड इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद VS कोड में आपने एक एक्सटेंशन डालनी है। तो एक्सटेंशन डालने के लिए इस एक्सटेंशन वाले टैब पे जाएंगे जो कि है लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे। इस पे जाने के बाद हमें सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर सर्च करेंगे और जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये लाइव सर्वर बाय ऋत्विक डे, तो ये इंस्टॉल कर लेना है। तो लाइव सर्वर से बेसिकली होता क्या है? तो लाइव सर्वर से ये होता है कि जो भी कोड हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो एक वेब पेज बिल्ड करेगा और हमें बार बार वो वेब पेज .html फॉर्मेट वाला वेब पेज बार बार रन करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है चेंजेस देखने के लिए। बट अगर लाइव सर्वर हमारे पास इंस्टॉल्ड है तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वेब पेज के अंदर। फाइन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग index.html फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू फाइल, फोल्डर क्रिएट करने के लिए सेकंड वाले पे। तो फाइल क्रिएट कर लेंगे index.html। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग टैग आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे, बट HTML के पहले भी एक टैग होता है, काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, विच इज़ डॉक टाइप। ये डॉक टाइप ऐसे देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क DOCTYPE, डॉक टाइप, और उसके बाद HTML। फाइन। तो ये डॉक टाइप HTML होता क्या है? तो डॉक टाइप HTML बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि ये फाइल किस टाइप का है, ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। फाइन। तो इस बार ये बताएगा कि ये एक HTML फाइल है और फिर ब्राउज़र उस हिसाब से अपनी प्रोसेसिंग्स करेगा और उस हिसाब से कंपाइलेशन करेगा। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो HTML के अंदर मैंने बताया था कि दो चिल्ड्रन होंगे आपके, पहला है हेड, फाइन, और दूसरा है बॉडी। तो हेड में हम लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं वेब पेज के बारे में जो कि डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है, वेब ब्राउज़र के अंदर। तो पहली चीज़ उसमें हो जाती है टाइटल। हालांकि टाइटल बोला जाए तो डायरेक्टली डिस्प्ले होती है हमारे, लाइक अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो ये जो टाइटल है, टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ओके, तो टाइटल के अंदर डाल देते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग एंड पैराग्राफ डालेंगे कि आज हम लोग यही दोनों टैग्स देखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि आप एक वेब पेज खोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला वेब पेज अगर मैंने खोला तो इसमें आपको हेडिंग और पैराग्राफ सबसे कॉमन चीज़ है जो आपको दिखेगी, और पहली नज़र में आपको जो चीज़ दिख रही होगी वो यही है, हेडिंग और पैराग्राफ। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। तो हेडिंग होता कैसे और देते कैसे? तो हेडिंग होता क्या है ये तो हमें सबको पता है कि वेब पेज के अंदर जो भी थोड़े बड़े फॉन्ट साइज़ में रहता है ये टेक्स्ट, और बेसिकली किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, किसी टॉपिक को, और उसके नीचे फिर उस टॉपिक का कंटेंट रहता है। ओके, तो हेडिंग डालने के लिए हम लोग H टैग का यूज़ कर सकते हैं।
और एच टैग लिखने के बाद हम लोग आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास, H1 H2 H3 H5 अप टू H6, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये H1 H2 होता क्या है तो वो देख लेते हैं। तो हेडिंग 1 डालते हैं, सबसे पहले इसको रन करके देखेंगे। रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे इस फाइल नेम पे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो हमारे वेब ब्राउज़र में रन हो जाएगा। ओके, और अगर रन नहीं होगा तो हम लोग वापस से उस पर क्लिक कर सकते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे। ओके, तो फ़िलहाल के लिए मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कोई और है तो अभी इस पर रन कर लेते हैं। तो ये इस 5500 पोर्ट पे रन हो जाएगा और ये हमारा लोकल होस्ट रहा। हेडिंग 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और आप जब रन करेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में ये खुल जाएगा, फाइन। उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हेडिंग 1 आ चुका है। अब जैसा कि हम लोग मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो बिना रिफ़्रेश किए हुए वेब ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हेडिंग 2 कर देते हैं और वापस से वेब ब्राउज़र में चलते हैं तो हेडिंग 2 ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक काम करते हैं, वेब ब्राउज़र्स को साइड बाय साइड लगा लेते हैं। ओके, साइड बाय साइड लगा लिया। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हम करेंगे, ठीक है, वो अपने आप इधर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इसको हेडिंग 1 कर देते हैं और अब देखते हैं कि H1 अगर ऐसा है तो H2 कैसा होता है। तो H2 इज़ नथिंग बट कि हेडिंग ही है बट उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया H2 और H3 अगेन और छोटा और H6 आपका सबसे छोटा होगा। तो हेडिंग 3 एंड कमिंग टू H6, H6 आपका सबसे छोटा रहेगा। तो हेडिंग 3 एंड हेडिंग 6। अब इसके बाद देखते हैं पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ के लिए हम लोग P टैग यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कुछ इसमें मेमोराइज करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो लाइक हेडिंग स्टार्ट्स विथ H आपको डालना है। उसके बाद आपने साइज़ डिफाइन कर लेनी है, H1 H2 H3 H4 H6। H1 सबसे बड़ा, ऐसे याद रखो, H1 इज़ रैंक 1। ओके, तो H1 सबसे बड़ा हो गया। P इज़ फॉर पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, वी ऑल नो। तो पैराग्राफ कुछ डाल के देखते हैं, वेलकम टू द होम पेज। ओके, अब ये सेव करते ही यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा अपने पास, वेलकम टू द होम पेज। ओके, अब कुछ और पैराग्राफ डाल के देखते हैं। इसमें एक चीज़ आपको बतानी है, लाइन 2। ओके, तो अगर ये चीज़ ऐसे है और इसके बीच ऑटोमेटिक एक लाइन का स्पेस रहेगा दो पैराग्राफ के बीच में। अगर क्या मैं यहाँ पे इंटर करूँ और एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे डालूँ तो क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आएगा? नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर एम्प्टी लाइन या एम्प्टी स्पेसेस को इग्नोर करके चलता है। तो अगर एक्स्ट्रा लाइन डालनी है तो कैसे डालेंगे? तो वी कैन यूज़ BR इज़ फॉर लाइन ब्रेक। अब ये एक्सक्लेमेशन ये फॉरवर्ड स्लैश हमने क्यों डाला? ये इसलिए डाला ताकि वो एक एम्प्टी टैग है, राइट। तो एम्प्टी टैग में हम लोग क्लोजिंग टैग, अगर टैग एम्प्टी है तो हमेशा क्लोजिंग होगा। जैसे ये HTML हेड टाइटल कोई भी टैग उठा लो, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ये एम्प्टी टैग नहीं है क्योंकि इसके बीच में कंटेंट है, इसके अंदर कंटेंट है, तो इसको एम्प्टी टैग नहीं कहेंगे। एम्प्टी टैग इसको कहेंगे BR को, क्योंकि BR के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, इसीलिए एक स्लैश हम लोग आगे में लगाएंगे उसे क्लोज करने के लिए। तो अब जैसे ही BR हम लोग डालते हैं तो वी विल सी एन एक्स्ट्रा लाइन हियर। ओके, तो BR इज़ फॉर दैट एक्स्ट्रा लाइन। तो BR इज़ लाइन ब्रेक, BR फॉर ब्रेक। सो व्हाट इज़ HR? HR से क्या होता होगा फिर? HR इज़ नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो HR डालते ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि
H1 is for heading, P for paragraph, BR for break, line break, HR for horizontal line. फाइन, काफ़ी सही है. सो और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक वेब पेज के, लाइक हेडिंग एंड द पैराग्राफ थिंग. ओके, तो हेडिंग और पैराग्राफ से होते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं अपने इमेज टैग के ऊपर. तो आज हम लोग देखेंगे कि इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, और इमेज टैग का यूज़ क्या है. ऑब्वियसली इमेज टैग का यूज़ हम लोग के वेब पेज में इमेज डालने के लिए होता है. सो वी विल सी हाउ वी यूज़ इट. तो इमेज टैग यूज़ करने के लिए दिस इज़ आवर नॉर्मल टेम्पलेट ऑफ HTML फाइल. ठीक है, हेडिंग तक यू ऑल गाइज नो क्या होता है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं पता है तो इमेज टैग इज़ अ एम्प्टी टैग. तो एम्प्टी टैग है मतलब इमेज के बीच में कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा, और हम लोग उसे एक स्लैश के साथ बंद कर देंगे. तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं होने वाला, ये एक एम्प्टी टैग है. तो सिर्फ एक इमेज टैग, जिसके लिए हम लोग IMG कीवर्ड यूज़ करेंगे. तो IMG टैग डालेंगे, और फिर इसमें एक कंपलसरी एट्रीब्यूट है जो कि है SRC. SRC इज़ द सोर्स, कि इमेज का सोर्स क्या रहने वाला है. तो इस केस में हमारे लिए इमेज का सोर्स रहने वाला है ये ironman.jpg. तो लिख देते हैं ironman.jpg. ओके, सेव करके देखते हैं अपने वेब पेज पे. तो हम लोग जैसा देख सकते हैं कि ये इमेज आ चुका है, और इमेज काफ़ी बड़ा है. तो इमेज को छोटा करने के लिए इमेज के आगे के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं. तो इमेज के अगले दो एट्रीब्यूट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हाइट एंड विड्थ. ओके, तो हाइट एंड विड्थ हम लोग नंबर्स में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ हाइट ऑफ 100 एंड अ विड्थ ऑफ 30. ओके, सेव करते हैं. लेट्स सी द रिजल्ट्स. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये स्केल डाउन हो जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 130 आर पिक्सल. बट इफ़ वी वांट वी कैन सेट इट टू परसेंटेज एज वेल. सो इफ़ वी डू 100% हाइट एंड 30% विड्थ, तो ये परसेंटेज किसका रहने वाला है. तो ये परसेंट हमारे स्क्रीन साइज़ का रहने वाला है. ओके, सो इफ़ वी गो हियर वी कैन सी कि इमेज का हाइट हमारे स्क्रीन के हाइट के बराबर हो चुका है. स्क्रीन आई मीन फॉर द वेब पेज की हाइट के बराबर हो चुका है, एंड द 30% इज़ द 30% ऑफ द वेब पेज. ओके, फाइन. तो ये रहे इमेज टैग के अगले दो एट्रीब्यूट्स थे, दैट इज़ हाइट एंड विड्थ. हाइट एंड विड्थ को यूज़ करके आप इमेज के हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो हम लोग टैग देखने वाले हैं दैट इज़ ALT. ओके, और ALT में हम लोग जो वैल्यू डालते हैं दैट विल बी ए स्ट्रिंग. ओके, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग आयरन मैन डालते हैं. तो ये ALT टैग यूज़ क्यों होता है. तो फॉर एग्जांपल सपोज कि फॉर सम रीज़न ये इमेज लोड नहीं हो पाया. लेट्स से यहाँ पे हम लोग नाम गलत कर देते हैं इसका, तो उस कारण से ये इमेज लोड नहीं हो पाता है. तो जब ये इमेज लोड नहीं हो पाता है तभी भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट आया हुआ है आयरन मैन. तो ये जो ALT टैग है ये एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इन द केस अगर इमेज नहीं लोड हो पाता है. तो लेट्स से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ इमेज ऑफ आयरन मैन. फाइन. तो ये करते ही ये टैग ये टेक्स्ट अपीयर होगा. तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द इमेज टैग. तो क्या हो अगर मैं चाहूँ कि अभी तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है HTML में, मैं उसे एक लिस्ट के फॉर्मेट में वेब पेज में डाल सकूँ. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो आज देखते हैं कि लिस्ट कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट टैग क्या होता है. लिस्ट टैग बेसिकली कुछ नहीं होता है, बट लिस्ट दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है. तो जब भी कोई एक नंबरिंग लाइक 1 2 3 4 या ABCD ऐसा कुछ यूज़ होता है तो उसे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं. और जब भी कोई बुलेट्स या स्टार्स या कोई सिंबल यूज़ होता है लिस्ट
को डिनोट करने के लिए, लिस्ट के पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए, उसे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ओके, तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूएल टैग का यूज़ करते हैं। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग दोनों के अंदर हमेशा li का यूज़ करेंगे फॉर द लिस्ट पॉइंट्स की लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उसके लिए हम लोग li यूज़ करेंगे। तो सपोज li में हम लोग लिख देंगे HTML बेसिक्स। ओके, उसके बाद li में फिर से लिख देंगे हेडिंग एंड पैराग्राफ। थर्ड नंबर पे लिख देंगे इमेजेस। ओके, अब इसे सेव करके एक बार देखते हैं रन करके। तो रन करने के लिए अगेन राइट क्लिक ऑन द फाइल नेम, ओपन विथ लाइव सर्वर, और फिर लाइव सर्वर खुल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुका है और यहाँ पे बुलेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब व्हाट इफ हम लोग ये सिंबल चेंज करना चाहते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले सिंबल चेंज करना चाहते हैं, तो पॉइंटर्स या बुलेट्स के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट होता क्या है? तो स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली हम किसी भी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो उस टैग की स्टाइलिंग डिफाइन करने के लिए होता है। लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल लिस्ट के पहले एक बार स्टाइल टैग H1 में अप्लाई करके देखते हैं। स्टाइल में वी विल राइट कलर। ओके, और कलर के अंदर लेट जस्ट से ब्लू वायलेट। ओके, एक कलर का नाम दे दिया हमने। अब सेव करते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि H1 टैग का कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे। फाइन, तो मतलब कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं और किसी भी टैग के अंदर कर सकते हैं। तो लेट से अगर स्टाइल यहाँ पे ले जाएं और बैकग्राउंड, अब आप लोग बोलोगे कि ये सारे एट्रीब्यूट्स के वैल्यू कैसे मालूम चलेंगे कि बैकग्राउंड से क्या होता है, कलर से क्या होता है? तो वो लेटर ऑन CSS का पार्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस चैनल पे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग कोई भी स्टाइलिंग का वैल्यू डाल सकते हैं। ये बेसिकली CSS है, इसको इनलाइन CSS भी बोलते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। तो लेट्स से बैकग्राउंड में वी राइट ऑरेंज। ओके, ऑरेंज हो गया। फाइन, ठीक है। तो अभी वापस से आ जाते हैं अपने लिस्ट के ऊपर। तो यूएल लिस्ट के अंदर तो स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। तो लिस्ट स्टाइल टाइप लिखेंगे। उसके बाद इसमें लेट्स से अगर हम लोग स्क्वायर डालते हैं, ठीक है, स्क्वायर डालते ही क्या होगा कि ये जो हमारे सर्कुलर थे पॉइंटर्स, वो देख सकते हो कि स्क्वायर हो गए हैं। फाइन, स्क्वायर हो गए। अगर यहाँ पे सर्कल डालेंगे हम लोग, ठीक है, सर्कल डालेंगे तो ये सर्कल हो जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। फाइन, अब व्हाट इफ एक स्पेसिफिक हम लोग li का चेंज करना चाहते हैं, लाइक हेडिंग एंड पैराग्राफ का हम चाहते हैं कि कोई और स्टाइल हो जाए उसके पॉइंटर्स का। तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है और सेम चीज़ स्टाइल एट्रीब्यूट हमें उस स्पेसिफिक li में अप्लाई कर देनी है। ओके, लेट्स से इस वाले li का हम लोग चाहते हैं कि स्क्वायर रहे पॉइंटर। फाइन, तो यू कैन सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो सही है, ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अब मूव करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, गेस क्या यूज़ कर सकते हैं? OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। इफ़ अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ UL देन ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ OL। OL के अंदर सेम ये 3 लिस्ट आइटम यूज़ करते हैं, क्योंकि अंदर का li कोई चेंज नहीं होने वाला, बाहर का बस OL या UL रहेगा। फाइन, अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या आ गया कि 1 2 3 आ गया, ठीक है ना, नंबरिंग आ गया। और ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। और इसमें भी बेसिकली अगर हम लोग टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं रख सकते हैं, बट नंबरिंग के जगह हम लोग अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, स्मॉल लेटर स्मॉल केस रख सकते हैं या अपर केस रख सकते हैं, राइट।
तो स्टाइल के अंदर अगर हम लोग डालेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके, और इसमें हम लोग डालेंगे लोअर अल्फ़ा, मीन्स लोअर केस अल्फ़ाबेट। लोअर अल्फ़ा डालते ही यहाँ पे ये ABCD हो जाएगा, ABC हो जाएगा, और ये स्मॉल लोअर केस में है, राइट। अगर यही लोअर के जगह हम लोग डाल देते हैं अपर, तो फिर ये अपर केस में हो जाएगा। गॉट इट। अब अगर मैं चाहूँ किसी लिस्ट आइटम लाइक यहाँ पे अंडर इमेज भी 3 आइटम्स हो, राइट, तो वो कैसे कर सकता है? तो एक तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, नेस्टिंग ऑफ द लिस्ट कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे हम लोग ने इमेज टैग यूज़ किया है, उसके जस्ट बाद अगर हम लोग एक वापस से UL या OL खोल लेते हैं, UL लेट्स से UL खोल लिया, उसके अंदर LI डाला, इमेज के अंदर क्या डाल देते हैं SRC, ओके, फिर से LI खोला, फिर क्या डाल देते हैं ऑल्ट, फिर से LI खोल के इसमें हाइट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट प्रिपेयर हो गया, फाइन। अब यहाँ पे अगर इसके आगे फिर से अगर LI यूज़ करेंगे, लेट से LI के अंदर टेबल लिख देते हैं, टेबल लिख देते हैं, तो उसके बाद ये नॉर्मल लिस्ट कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये तीनों नॉर्मल लिस्ट के आइटम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद ये जो लिस्ट है ये नेस्टेड है, मतलब ये थर्ड के बाद एक लिस्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक टैब स्पेस आगे शिफ्ट हो गया, ओके। और उसके बाद फिर से वापस से अगर LI चाहें तो इस UL के बाहर अगर LI डालेंगे तो वो अपने नॉर्मल लिस्ट में कंटिन्यू होगा, ABC और ये Dth एलिमेंट। नेक्स्ट आगे कुछ और छोटे छोटे टैग्स हैं जो आई गेस हम लोग को देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तीन फॉर्मेटिंग हमें किसी भी टेक्स्ट एडिटर में दिख जाती हैं, दैट इज़ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, राइट। तो हम लोग भी यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं HTML में, ये देखते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, बोल्ड के लिए B टैग, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U, ओके। तो लेट्स से ये देखते हैं, पहले HTML को कट कर लिया, इसमें बोल्ड टैग के लिए B डाल दिया, ओके, फाइन। यहाँ पे पैराग्राफ पे लेट्स से इटैलिक के लिए I डाल देते हैं, ओके, और इमेजेस में भी अंडरलाइन के लिए U डाल देते हैं, फाइन, सही है। अभी रिजल्ट देखो, रिजल्ट में क्या हो गया, HTML बेसिक्स इज बोल्ड नाउ, ठीक है, हेडिंग एंड पैराग्राफ हमारा इटैलिक हो गया और इमेजेस जो है अंडरलाइन हो गया, नाइस। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों काफ़ी कॉमन टैग है जो यूज़ कर सकते हैं लाइक स्टाइलिंग के लिए या टेक्स्ट डेकोरेशन कह लो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। और बोल्ड का एक और अल्टरनेटिव है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से वो कैसा दिखता है, तो दिखने में वो बिल्कुल सेम रहेगा एज द बोल्ड टैग, बट लाइक दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फाइन। तो ये था HTML का लिस्ट हमारा, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बात करते हैं ग्रुपिंग की, ठीक है। तो ग्रुपिंग बेसिकली होती क्या है, तो लेट्स सपोज हमने हेडिंग पढ़ लिया है, ठीक है, तो एक हेडिंग डाल देते हैं, आफ्टर दैट एक पैराग्राफ डाल देते हैं, ओके, फिर एक इमेज भी डाल देते हैं। अभी बस एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, इमेज डाल दी। अब इन तीनों चीज़ों को मुझे एक साथ रेफ़र करना है, राइट, लाइक मे बी ये तीनों चीज़ें एक साथ एक चीज़ के ऊपर रिलेटेड हो, ठीक है, एक चीज़ से रिलेटेड हो ये तीनों चीज़ें, और मुझे इन तीन को एट अ टाइम रेफ़र करना है फॉर लेट्स से स्टाइलिंग की, स्टाइलिंग करनी है, कुछ मेरे को पोजीशन इसकी डिसाइड करनी है कि ये तीनों एक साथ रहें, बट
पूरे वेब पेज में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रहे, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ग्रुपिंग के आज मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज डिव, सेकंड इज सेक्शन, थर्ड इज स्पैन। ओके, तो सबसे पहले लेट्स सी डिव क्या होता है। सबसे कॉमनली यूज चीज़ है जो हम लोग ग्रुपिंग में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करेंगे, वो है डिव। तो अगर मैं इन तीनों को एक डिव के अंदर मूव कर देता हूँ तो फिर ये क्या होता है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है जो ये पूरा ग्रुप्ड है। ओके, ये एक पूरा डिव है और यहाँ पे मैं चाहूँ तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैं इस वेब पेज को रन करके दिखाता हूँ। अब ये चीज़ दिख रही है हमें कि ये तीनों ऐसे तो अलग अलग दिख रहे हैं बट ये ग्रुप में है। अब ये ग्रुप का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ केसेस क्या है? तो सबसे बेसिक सा यूज़ केस है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ में मार्जिन हो, लेफ़्ट मार्जिन हो थोड़ा, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप जाइए हर में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके मार्जिन लेफ़्ट डालिए, एनी वैल्यू 20 पिक्सल्स, राइट। तो पहले इमेज 20 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट आएगा इमेज में, उसके बाद हेडिंग में, फिर पैराग्राफ में, या फिर तीनों को ग्रुप करके लेट अप्लाई स्टाइल एट्रीब्यूट टू द डिवीजन, और उसमें मैंने लिख दिया मार्जिन लेफ्ट एज 20 पिक्सल्स। ओके, तो अभी क्या होगा, तीनों कंपोनेंट में 20 पिक्सल्स का लेफ्ट मार्जिन आ चुका है। लेट्स से अनदर थिंग, लेट्स से बैकग्राउंड कलर इज पर्पल। ओके, अभी क्या होगा, ये पूरे तीनों एलिमेंट में हमारे बैकग्राउंड कलर पर्पल आ गया है। हालांकि इसकी विड्थ पूरी है बट हाँ, ये एक पूरा एक डिव है। ओके फाइन, तो डिव का यूज़ हमने देख लिया कि ये होता है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने देखा कि ये इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ को लेके तीनों को एक जगह ग्रुप कर दिया। फाइन, अब आगे देखते हैं कि सेक्शन का क्या यूज़ है फिर। तो सेक्शन इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम डिव, क्योंकि आप यहाँ पे भी कोई भी स्टाइलिंग अगर अप्लाई करेंगे, लेट्स से बैकग्राउंड कलर इज़ ऑरेंज, तो यू विल सी कि सेम ही इफेक्ट आ रहा है। व्हाट वी गॉट इन डिव वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, सेम चीज़ हो रहा है। तो डिफरेंस है क्या? तो सेक्शन और डिव में ये डिफरेंस है, उनके यूजेस में ये डिफरेंस है कि हम लोग डिव यूज़ करते हैं फॉर अ ब्लॉक, लाइक वेब पेज में हमारे एक ब्लॉक डिफाइन करने के लिए, लाइक लेट्स से एक कार्ड बना रहे हैं, तो उस कार्ड को एक डिव के थ्रू हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, उस कार्ड के अंदर के इमेज को, टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हैं। और सेक्शन क्या यूज़ करते हैं? सेक्शन बेसिकली होता है एक काइंड ऑफ थीम डिफाइन करता है एक वेब पेज के सेक्शन को। तो सेक्शन एक्चुअल सेक्शन दिखाता है वेब पेज की। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन में वो एक हेडिंग से स्टार्ट होगा। इट इज़ कंपलसरी कि एक सेक्शन को एक हेडिंग, ऑब्वियसली ये कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा, बट लाइक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इट्स कम इन गुड प्रैक्टिस कि आप सेक्शन को एक हेडिंग से स्टार्ट करो। ओके, ताकि लाइक उस सेक्शन का एक हेडिंग रहे, यू नो कि ये सेक्शन किस थीम के ऊपर है। तो सेक्शन बेसिकली एक थीम डिपिक्ट करता है, एक आपको आइडिया देगा कि ये वेब पेज का पार्ट किस बारे में है, राइट। जैसे कि आप काफ़ी सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि होम है, फिर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, आवर टीम, इस टाइप की हेडिंग्स आपको मिलेगी। तो वो हर एक पार्ट एक सेक्शन है, राइट। तो सेक्शन और डिव में यही डिफरेंस है कि डिव हम लोग कहीं भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक 2-3 आइटम्स को ग्रुप करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेक्शन एक वेब पेज के सेक्शन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं स्पैन के यूज़ के ऊपर। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेट्स से एक H1 है हमारा एंड विल राइट आयरन मैन
इज एन एवेंजर। ओके, एंड अब अगर इस टाइटल में मैं चाहता हूँ कि ये जो आयरन मैन है ये रेड कलर का हो, तो क्या कर सकता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास पॉसिबल? 2 H1 ले लेते हैं, राइट? एक H1 इधर, एक H1 इधर, ओके। और इस वाले H1 में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे, कलर इज रेड, नाइस। बट इससे होगा क्या? आयरन मैन अलग लाइन में, ये बाकी टेक्स्ट अलग लाइन में। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्पैन। स्पैन क्या करता है? स्पैन इनलाइन ग्रुपिंग करता है, ठीक है। इस लाइन के अंदर मेरे को एक ग्रुप चाहिए, तो स्पैन डालूंगा मैं, ओके। अब स्पैन क्या कर रहा है? आयरन मैन जो 2 टेक्स्ट है उसको एक ग्रुप में रख रहा है। अब उस ग्रुप की स्पेसिफिक स्टाइलिंग या कोई भी एक्शन उस ग्रुप के ऊपर मैं कर सकता हूँ, राइट? तो स्टाइल में लेट्स से कलर इज रेड, तो ये लाइन भी चेंज नहीं हुई और हमारा जो स्पेसिफिक टेक्स्ट जो हमने स्टाइल करना था डिफरेंट तरीके से वो भी कर लिया है, राइट? तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिव, सेक्शन एंड स्पैन। स्पैन तो पूरा ही अलग है, आपने देखा। डिव और सेक्शन काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट उनका मीनिंग, उनका यूजेस काफ़ी अलग है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HTML। और लाइक HTML से जब आप आगे मूव करोगे, कोई नया फ्रेमवर्क पढ़ोगे या कुछ भी, तो ये चीज़ जो है हमेशा काम आने वाली है, ओके। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हूँ, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है HTML फॉर्म्स, ओके। तो HTML फॉर्म्स होता क्या है? तो आपने कभी कोई भी वेबसाइट में लॉगिन या साइन अप किया होगा, तो उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स रहते हैं, लाइक नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। तो ये सारे इनपुट्स और लाइक चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, इन सब कंबाइंड को एक फॉर्म बोला जाता है। तो फॉर्म वो चीज़ है जो इन सारे इनपुट्स के डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस करके वो क्या करेगा? वो कहीं भेजेगा, उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, दैट इज़ टोटली डिफरेंट पार्ट, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि HTML के अंदर हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म पे बढ़ने के पहले कुछ टैग्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बटन टैग और एंकर टैग, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एंकर टैग से। पहली बात, एंकर टैग के लिए हम लोग A यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए। दूसरी चीज़, ये होता क्या है? तो कभी भी आप किसी वेबसाइट पे लिंक देखते हैं, ठीक है, जो कि उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे ले जा रहा है या तो किसी और वेबसाइट पे वो लिंक कर रहा है, दैट इज़ एंकर टैग। वो एंकर टैग की हेल्प से होता है। तो इसमें देखते हैं, तो एंकर टैग का सबसे कंपलसरी एट्रीब्यूट जो है वो है href, ओके। और इसके अंदर हम लोग वो वेब पेज या उस वेबसाइट का लिंक डालेंगे जिस पे हम लोग को लिंक करना है इस एंकर टैग को। तो लेट्स सपोज हम लोग को लिंक करना है google.com पे, तो https google.com, ओके। एंकर टैग क्लोज कर लिया और इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे या जो भी एलिमेंट्स डालेंगे वो एज अ लिंक का काम करेंगे। तो लेट्स सपोज गूगल लिख देते हैं, ओके, सेव। अब फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू कलर का रहता है, आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये ब्लू कलर का है, इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल लीड अस टू google.com, ओके। तो ये तो एक चीज़ हो गया, ओके। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसके हम देखने वाले हैं दैट इज़ टारगेट। तो टारगेट क्यों यूज़ होता है, ठीक है। और टारगेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। इसमें जो हम लोग को जानना है ऑप्शन जो हमारे काम आएगा, देखो HTML में जानने के लिए काफ़ी कुछ है। जितना टैग्स मैंने पढ़ाया वो लाइक 10% भी नहीं है उसका, तो जानने के लिए काफ़ी कुछ है। बट
हमें तो उतना ही पढ़ना है जितना उसकी हेल्प से हम कुछ क्रिएट कर सके या उसके बाद कुछ पढ़ सके, लाइक आगे जाके कोई नया फ्रेमवर्क सीख सके, जिसके उसके लिए जितना HTML नेसेसरी है हम लोग उतना ही देख रहे हैं, बेयर मिनिमम। ओके, तो टारगेट जो हमारे यूज़ आ सकता है वो वैल्यू है ब्लैंक। तो ये टारगेट से होता क्या है, आइए देखते हैं। तो ये टारगेट क्या करता है, जब अभी हमने पिछली बार खोला था तो ये सेम पेज पे गूगल खुला था, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल एक नया टैब में खुलेगा। फाइन, तो ये डिफरेंस है। तो टारगेट ब्लैंक करते ही जो ये लिंक है ये एक नया टैब में खुलता है। और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे डाउनलोड। तो डाउनलोड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो किसी फाइल की लिंक हो और वो फाइल हमें डाउनलोड करनी है। ओके, तो ये था हमारा एंकर टैग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हम लोग टैग पढ़ने वाले हैं वो है बटन। ओके, तो बटन होता क्या है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बटन टैग यूज़ होता है बटन डालने के लिए। ओके, तो लेट्स से एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन टैग कुछ ऐसा दिखेगा, हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बटन क्रिएट हो चुका है। ओके, और उसके अंदर जो भी कंटेंट था उसके बटन के अंदर आ जाएगा, राइट। अब इसमें देखते हैं कि बटन के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। तो पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट्रीब्यूट आता है वो है टाइप। तो टाइप में यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस आ गए हैं काफ़ी हमारे पास, बटन, मेन्यू, सबमिट, रिसेट। तो इसमें अगर आप नॉर्मल इसे वेब पेज पे यूज़ कर रहे हैं तो आप बटन यूज़ करेंगे। ओके, फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो सबमिट या रीसेट यूज़ करते हैं, वो आगे हम लोग देखते हैं वो उस सबमिट और रीसेट से होता क्या है। तो फिलहाल के लिए बटन में टाइप बटन यूज़ करते हैं। ओके, और डिफ़ॉल्ट टाइप भी यही होता है। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है इसमें वो है डिसेबल्ड। ओके, तो अगर डिसेबल डाल दिया हमने तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा फेड हो गया है और ये क्लिकेबल भी नहीं रहा। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा बटन टैग। अब मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, फॉर्म। तो फॉर्म अकेला कोई एक टैग नहीं है। ओके, तो जैसे ये फॉर्म डाल दिया, हालांकि ये फॉर्म टैग है, इसका यूज़ करके ही हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, बट ये अकेले कुछ भी नहीं है। अगर अकेले फॉर्म टैग डाल दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, दिस विल बी ब्लैंक। तो फॉर्म में हम लोग करते क्या हैं, तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स जाते हैं, इनपुट, बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे फॉर्म के अंदर आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो देख रहे हैं वो है एक्शन। ओके, तो एक्शन वो है कि ये फॉर्म आपका डेटा कहाँ सेंड करेगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे कॉन्टेक्स्ट के बाहर की चीज़ है कि डेटा कहाँ सेंड हो रहा है, डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी इस एक्शन एट्रीब्यूट को इग्नोर करेंगे, एक्शन एट्रीब्यूट को इग्नोर करेंगे, और मेथड एट्रीब्यूट है उसे भी इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा फोकस होगा फॉर्म क्रिएट करने पे। फॉर्म का डेटा कैसे प्रोसेस होता है, डेटा जाता कहाँ है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो भी हम लोग कवर करेंगे। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। बट राइट नाउ वी विल क्रिएट अ फॉर्म। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग डाल लेना है। फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट्स हम चाहे डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज पहले इनपुट लिखते हैं। ठीक है, और ये इनपुट टैग यूज़ करते हैं हम लोग इनपुट डालने के लिए। और इनपुट होता क्या है वो देखते हैं। तो इनपुट डालने के लिए यूज़ करते हैं, और इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट आता है टाइप। ये डिसाइड करता है कि इनपुट किस तरीके का होगा। ओके, तो जो नॉर्मल जनरली यूज़ होता है दैट इज़ टेक्स्ट, जिसमें आप टेक्स्ट डालते हैं वो इनपुट टेक्स्ट से आता है। ठीक है, अब ये सेल्फ क्लोजिंग है, एम्प्टी टैग है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। और लेट्स सी, यहाँ पे एक इनपुट आपको दिख रहा होगा जिसमें हम लोग कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, राइट। बट अभी ये क्या है ये कुछ पता नहीं लग रहा है हम लोग को। तो इसके आगे हम लोग लेबल यूज़ करते हैं, उसकी लेबलिंग के लिए। ठीक है, लेबल यूज़ करेंगे और लेबल के अंदर लिख देते हैं लेट्स सपोज नेम। ओके, नेम आ गया। अब
एक दो और इनपुट टैग्स बना लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये सारे टैग्स सेम लाइन में आ रहे हैं, तो हम लोग को अगर किसी चीज़ का लाइन चेंज करना है या एक एक्स्ट्रा लाइन हम लोग को देना है तो हम लोग कैसे देते थे? एग्जैक्टली बी आर टैग यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे बी आर टैग, जिससे एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा हमें। फाइन, इस तरीके का एक वी विल यूज़ एक एक्स्ट्रा, हम लोग एक एक्स्ट्रा बी आर टैग भी यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सेपरेशन हमें देखने को मिले वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा हमारा। तो ये तो हो गया हमारा पहला इनपुट टाइप, टेक्स्ट। जो सेकंड मोस्ट कॉमन इनपुट टाइप है वो है, अगेन एक एट्रीब्यूट मिस हो गया मेरे से, दैट इज़ नेम। ठीक है, तो ये नेम एट्रीब्यूट होता क्या है? ये नेम एट्रीब्यूट अभी हमारे फ्रंट एंड का कोई काम का नहीं है। नेम एट्रीब्यूट में मान लो नेम डाल दिया हमने यहाँ पे, ये नेम तब काम आएगा जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट से इस इनपुट को पिक करना होगा। लाइक इस इनपुट की यूनिक आइडेंटिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। इनपुट टाइप टेक्स्ट तो ये भी है, ये भी है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नेम से। ठीक है, और इनपुट में जनरली हम लोग नेम यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट। ओके, अब नेक्स्ट इनपुट टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज़ रेडियो बटन। तो उसमें टाइप में हम लोग डाल देंगे रेडियो, आ गया। ओके, अब जैसे ही रेडियो डालेंगे तो एक और एट्रीब्यूट हम लोग को डालना पड़ता है जो है वैल्यू, कि ये बटन वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है। तो लेट सपोज ये वैल्यू स्टोर कर रहा है मेल। फाइन, अब सेव करते हैं। तो यहाँ पे एक रेडियो बटन हमें देखने को मिल जाता है और इसे क्लिक करने पे ये एक्टिव हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे भी अगेन सेम चीज़, लेबल लगाएंगे हम लोग। तो दिस इज़ फॉर मेल। ओके, और सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं बी आर दे के फॉर फीमेल। ठीक है, तो अब दो हम लोग को रेडियो बटन दिख रहे हैं, मेल और फीमेल के। अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि हम लोग दोनों सेलेक्ट कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉर्म में या तो मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए, एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे नेम नहीं डाला है। तो जैसे ही यहाँ पे नेम अगर डालते हैं हम, लेट सपोज नेम यहाँ पे डालते हैं जेंडर। ठीक है, नेम डालते हैं यहाँ पे जेंडर, और ये नेम आप अपने मन से डाल सकते हैं, बट आपको दोनों रेडियो बटन में या जितने भी रेडियो बटन आपको ग्रुप करने हैं, कि अगर मान लो आपके पास 4 रेडियो बटन है, आप चाह रहे हो कि चारों में से एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट हो, तो आप चारों के नाम सेम रखें। जितने रेडियो बटन को आप ग्रुप करना चाहते हैं सबके नेम एट्रीब्यूट सेम रहेंगे। तो जैसे ही मैंने नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे सेम किया, तो अब मेल और फीमेल में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। नाइस, देख रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा वो है चेक बॉक्स। ठीक है, तो इनपुट डालेंगे टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स के साथ भी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, लेट से 1 2 3 कुछ डालते हैं हम लोग, और चेक बॉक्स में भी नेम डाल देते हैं। नेम इज समथिंग लेट से रैंक। ओके, और लेबल भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास चेक बॉक्स आ जाएगा। बी आर टैग हमने नहीं डाला है यहाँ पे। बी आर टैग डालने के बाद विल हैव अवर चेक बॉक्स इस टाइप से, और इसमें चेक बॉक्स तो ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब लगभग सारे हम लोग कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट देख चुके हैं। अब जो लास्ट है दैट इज़ बटन। अब बटन HTML फॉर्म में क्यों रहता है? सबमिट करने के लिए, राइट। तो हम लोग बी आर टैग वापस से डाल देते हैं और उसके नीचे लाते हैं बटन को। अब ये बटन का टाइप क्या होगा? ये बटन का टाइप यहाँ पे बटन नहीं होगा बल्कि सबमिट होगा, अगर हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन बना रहे हैं तो। ठीक है, इसकी वैल्यू कर देते हैं सबमिट। इसको एक सबमिट बटन हम लोग एक और टाइप से डाल सकते हैं जो कि होगा इनपुट। ठीक है, और टाइप इसमें डालेंगे सबमिट, और इसका जो वैल्यू होगा इसे भी हम रखेंगे सबमिट।
तो आप देख रहे हो 2 आइडेंटिकल बटन्स हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। और दोनों को क्लिक कर दें, कुछ हो रहा है, लाइक फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही है एक्स्ट्रा। तो ये वैल्यूज़ क्या होती है ये भी हम जानेंगे एक सेकेंड में। तो जब भी हम क्लिक करते हैं बटन को, ठीक है, तो अभी इस बात को इग्नोर करना, बट बस सुनने के लिए सुन लो कि सबमिशन के लिए जनरली 2 तरीके से फॉर्म काम करता है, एक गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड पे काम करता है, और गेट मेथड सारे वैल्यूज़ को URL में डिस्प्ले करती है, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि अभी आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। अभी हमारा फोकस है HTML फॉर्म क्रिएट करने पे, ओके। तो ये तो देख लिया इनपुट टाइप, बटन टाइप सबमिट। एक और बटन टाइप है जो यूज़ होता है फॉर्म्स में, दैट इज़ रीसेट, ठीक है। रीसेट क्यों यूज़ होता है ये भी देख लेते हैं। इसे सबमिट टाइप को रीसेट कर देते हैं और इस वाले को हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी मैंने वैल्यू डाल दिया, लेट्स सपोज दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। अब ये रीसेट दबाते ही सारे वैल्यूज़ गायब हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा, फाइन। तो HTML फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर, इस कोर्स के फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो कि है HTML फॉर्म वैलिडेशंस। तो हमने HTML फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, बट हाउ डू वी वैलिडेट देम? वैलिडेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे नेम ईमेल रख रखा है। लेट्स से अगर ईमेल में किसी ने कुछ नाम लिख दिया लाइक दिस, क्या ये एक वैलिड ईमेल आईडी है? नहीं है, क्योंकि वैलिड ईमेल आईडी something@domain.com कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होता है, ये एक URL है। बट अभी हमारे कोड में कोई ऐसा मैकेनिज़्म है क्या जो इस ईमेल आईडी को सबमिशन से रोके? मैं अगर सबमिट करूँगा तो ये हो जाएगा, या फिर अगर आपने देखा कि बाकी के फील्ड्स एम्प्टी थे और फिर भी मैंने सबमिट किया तो भी सबमिशन हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं हम लोग, राइट? इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, और कैसे किसी भी इनपुट के सबमिशन, किसी भी फॉर्म के सबमिशन के पहले इनपुट वैलिड है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे? तो उस प्रोसेस को, इस चीज़ के जानने को कि कोई भी इनपुट वैलिड है या नहीं, उसको हम लोग वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे एक नाम में क्या वैलिडेशन हो सकता है? कुछ भी नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें एक वैलिडेशन हो सकता है कि ये नाम एम्प्टी ना हो, ठीक है, ये एम्प्टी फॉर्म में सबमिट ना हो। तो उसके लिए जो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर किसी भी इनपुट टैग के अंदर हम लोग ये रिक्वायर्ड कीवर्ड डाल देते हैं, ओके, तो रिक्वायर्ड कीवर्ड डालते ही वो इनपुट कंपलसरी हो जाता है, राइट। तो अब अगर इस नेम को हम लोग एम्प्टी छोड़ के अगर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, राइट। तो ये एम्प्टी फॉर्म सबमिशन से अब बचा रहा है, लाइक अगर नेम एम्प्टी है तो यू कांट सबमिट। अब अगर नेम को एक बार फिल करके देखेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि नेम के अलावा कहीं भी हम लोग ने वो नहीं डाला था, राइट। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड नेम में डाल देते हैं, और लेट से अब सारे फील्ड्स में डाल देते हैं एक एक करके, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इनपुट, ओके, फ़ोन नंबर, रेडियो बटन, एक्सेट्रा। अब अगर लेट्स से यहाँ पे अगेन ईमेल आईडी ये वैलिड नहीं है, बट अभी भी ये ले लेगा, फाइन। और लेट्स से सम रैंडम नंबर डाल के
सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म अब सबमिट हो जाएगा क्योंकि सारे फील्ड हमने फिल किए। कोई भी एक फील्ड अगर खाली रहेगा, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ओके, फिर से सबमिट किया तो प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, फिर से सबमिट करेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज। तो एक और चीज़ अच्छी बात ये है रिक्वायर्ड के साथ कि इसमें आपको मैसेज इनपुट के हिसाब से मिल जाते हैं। लाइक अगर ये टेक्स्ट इनपुट है तो आपको ये मैसेज दिखता है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। हालांकि अगर वो एक रेडियो बटन रहता है तो आपको ये दिखता है कि प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दिस रिस्पॉन्सेज। तो ये मैसेज भी आपके इनपुट के टाइप के हिसाब से आपको मिल जाते हैं, तो आपको उसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना रहता है। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि रिक्वायर्ड होता क्या है। रिक्वायर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो नाम ही डिफाइन कर रहा है रिक्वायर्ड, जब वो इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कंपलसरी कि उसके बिना फॉर्म सबमिशन होना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रिक्वायर्ड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कि ईमेल को कैसे वेरीफाई करेंगे, ईमेल को कैसे वैलिडेट करेंगे कि वो एक प्रॉपर ईमेल ही है name@domain.com इस फॉर्म में। तो काफ़ी सिंपल तरीका है। जो हमने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पे किया था, इस टेक्स्ट के जगह हम लोग 2-3 चीज़ रख सकते हैं। इस टेक्स्ट के जगह हम लोग नंबर रख सकते हैं, इस टेक्स्ट के जगह हम लोग टेक्स्ट तो रख ही सकते, सॉरी, टेक्स्ट के जगह नंबर रख सकते हैं और टेक्स्ट के जगह ईमेल रख सकते हैं। अब जैसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिखा तो ये स्पेसिफाई कर देता है HTML को कि इसका टाइप ईमेल होना चाहिए। तो मतलब ये ईमेल के बिना, ईमेल के टाइप के बिना ये सबमिट होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल देख लो, इसमें अगर फिर से मैं .com अगर करता हूँ सबमिट, प्लीज़ इंक्लूड @ इन email address .com मिसिंग @ राइट। तो अब ये वैलिड ईमेल फॉर्मेट के बिना नहीं सबमिट होगा। प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @.com इज़ इनकम्प्लीट। तो आपको एक वैलिड ईमेल फॉर्मेट देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी दे दो इनवैलिड सा, वो नहीं सबमिट करेगा, राइट। तो आप अगर जब तक इस टाइप का नहीं दोगे name@domain.com, तब तक ये सबमिट नहीं होगा, राइट। अब इसने नेक्स्ट फील्ड पे मूव ऑन किया, राइट। तो पहला तो हमने देखा रिक्वायर्ड तब है जब इनपुट फील्ड कंपलसरी होना चाहिए। सेकंड इज टाइप ईमेल, ओके। टाइप ईमेल तब होता है जब हम लोग एक ईमेल इनपुट ले रहे हों। गॉट इट। अब एक और चीज़ सीखते हैं, लेट्स सी कि मुझे पासवर्ड इनपुट लेना है, ठीक है। लेट्स से टाइप कर देते हैं टेक्स्ट नेम इज पासवर्ड, ओके। अब अगर पासवर्ड इनपुट लेना है तो जैसे इसमें कुछ भी अगर इनपुट में लिया, पासवर्ड अगर इनपुट ले रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट मुझे दिख रहा है, राइट। तो तुम लोग ये बताओ, किसी भी वेबसाइट पे तुमने ऐसा देखा है क्या कि पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं और हमें वो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, लाइक क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, राइट। ऐसा होता नहीं है। या तो हमें स्टार या तो डॉट करके वो दिखता है पासवर्ड, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट, क्योंकि वो भी एक फॉर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट। उसके बिना हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए अगेन थिंग इज सिंपल। इस टाइप में टेक्स्ट की जगह हमें डाल देना है पासवर्ड। तो हमने क्या क्या देखा कि टेक्स्ट टाइप 2-3 तरीके के आते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। और भी तरीके के टाइप हैं, वो जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, आप नए नए यूज़ केसेस देखोगे तो आप देख पाओगे कि उस टाइप के हैं, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड एंटर करूँ तो आप देखो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में आएगा, डॉट करके आएगा और हमें पासवर्ड दिखेगा ही नहीं। कूल। तो पासवर्ड हाइड करने के लिए भी अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस टाइप में आपको पासवर्ड कर देना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट लेट्स से
मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड मिनिमम लेंथ पासवर्ड का 6 हो, लाइक एटलीस्ट 6 डिजिट्स का पासवर्ड हो वो। ओके, फिलहाल क्या है 2 डिजिट का भी रख दिया, सबमिट कर दिया। ओके, फिलहाल क्या 2 डिजिट का भी पासवर्ड रखा, सबमिट किया, तो नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाता है। पासवर्ड को कुछ नहीं बोलता है हमारा फॉर्म। बट वो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड का लेंथ, मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए? तो उसके लिए सिंपल है, इनपुट टाइप में अगेन एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है मिन लेंथ। मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ दो आता है एट्रीब्यूट। मैक्स लेंथ ऑब्वियसली मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करेगा, मिन लेंथ मिनिमम लेंथ। तो लेट्स से मिनिमम लेंथ रख देते हैं हम लोग 6। तो अब क्या होगा, ये 6 डिजिट का जब तक पासवर्ड नहीं होगा तो आगे नहीं प्रोसीड करेगा। लेट्स से जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, पासवर्ड लेंथ दिस टेक्स्ट टू 6 कैरेक्टर और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे एरर आ गया, तो अब इसको 6 कैरेक्टर से ज़्यादा करके देखते हैं, तो ये आगे प्रोसीड कर जाएगा फ़ोन नंबर पे। सही है, तो ये चीज़ भी हमने देख लिया कि वो आगे प्रोसीड कर जाता है अगर मिन लेंथ डाल देते हैं, लाइक मिनिमम 6 डिजिट का पासवर्ड डाल देते हैं। तो लाइक देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे जो हमारे काम नहीं आने वाला है। ठीक है, हम लोग सिर्फ वैसी चीज़ें देख रहे हैं जो हम लोग कल को जाके अगर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे काम में आने वाले हैं। क्या रिक्वायर्ड काम में आने वाला है, क्योंकि दैट इज़ अ कंपलसरी पार्ट कि आप बिना नाम बिना ईमेल के फॉर्म सबमिशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वो अगर हुआ पॉसिबल हो पा रहा है तो दैट इज़ अ कंप्लीट मिस्टेक। ठीक है, तो नेम, ईमेल, इन सब का रहना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट काम आएगा। ईमेल ऑब्वियसली ईमेल के फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई भी फॉर्म सबमिशन में कुछ रैंडम डेटा फीड करके फॉर्म सबमिट कर दे और आगे प्रोसीड कर जाए, नहीं। तो ईमेल के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके लिए टेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल डालेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड हाइड करने के लिए। ये भी एकदम रियल वर्ल्ड यूज़ केस है। ठीक है, नेक्स्ट एक यूज़ केस पे आते हैं कि मान लो आपके पास फ़ोन नंबर है। पहली बात, हाउ विल यू स्पेसिफाई कि ये फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही है? ठीक है, मिन लेंथ से क्या होगा हमारा कि वो फ़ोन नंबर सर्टेन लेंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, मैक्स लेंथ से होगा कि उस लेंथ से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट 10 डिजिट का चाहिए, तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, एग्जैक्ट 10 डिजिट का फ़ोन नंबर कैसे करेंगे? और प्लस फ़ोन नंबर लाइक लेट से अभी हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में फ़ोन नंबर क्या 2 से स्टार्ट होता है? नहीं, 3 से नहीं, एटलीस्ट लाइक अभी जो भी फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं वो या तो 6 से स्टार्ट होते हैं, 7 से, 8 से या 9 से। फाइन, इन चारों डिजिट के अलावा नहीं स्टार्ट होते हैं किसी से भी। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर 10 डिजिट का भी हो और या तो वो 6 या 7, 8 या 9 से स्टार्ट हो रहा हो? ये कैसे कर सकते हैं? ये वैलिडेशन कैसे ऐड करेंगे? आइए देखते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए वी विल यूज़ अ एट्रीब्यूट कॉल्ड पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न क्या होता है ये समझना। पैटर्न डिफाइंस कि किस पैटर्न में हम लोग का टेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है, और अगर उस पैटर्न में नहीं रहा तो फिर ये प्रोसीड आगे नहीं करेगा, HTML फॉर्म वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बिगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बिगर ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें डालेंगे जो हमें उस पैटर्न में चाहिए। ठीक है, तो लेट से अभी हम लोग को अपना पहला डिजिट चाहिए और वो पहला डिजिट का रेंज क्या हो सकता है? 6 से लेके 9 तक, तो 6-9 हम लोग डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो ये एक डिजिट को डिफाइन करेगा, ये रेंज, कि जो एक डिजिट हो गया वो 6 से 9 के बीच में हुआ। ठीक है, अभी पैटर्न क्या कह रहा है कि जो फ़ोन नंबर होना चाहिए वो
1 डिजिट का होना चाहिए और वो 6 से 9 के बीच में होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, राइट? अब इसके बाद अगर हम डालते हैं नेक्स्ट, अब आगे के सारे नंबर किसके बीच में हो सकते हैं? 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। और अब अगर यहाँ पे देखें तो 6 to 9 पहला डिजिट, 0 to 9 सेकेंड डिजिट। तो अब क्या 9 बार हम लोग 0 to 9 लिखने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग 0 to 9 को रिपीट करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 to 9 तो पहला डिजिट होना चाहिए कि 6 to 9 हुआ, और उसके आगे का 9 डिजिट कैन हैव 0 to 9। फाइन। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। नेम में डाल दिया कुछ भी, ओके। फ़ोन नंबर पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट फ़ोन नंबर विथ 232323223। ओके, आई गेस वी हैव 10 नंबर्स यहाँ पे, ठीक है, 8 ही नंबर हुए। सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे हम लोग ने अपना फॉर्मेट कस्टम स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक मैसेज डालना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। हालांकि फ़ोन नंबर का फॉर्मेट सबको पता है, ठीक है ना, तो फ़ोन नंबर में स्पेसिफाई करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर कुछ वैसा हम लोग डाल रहे हैं लाइक पासवर्ड, कि पासवर्ड में हम लोग पैटर्न डाल रहे हैं कि आपके पास एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तब हम लोग इस टाइप के कस्टम मैसेजेस डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड में कैसे अल्फ़ाबेट और नंबर्स वगैरह एडजस्ट करेंगे, ये सेपरेट टॉपिक रखूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये पैटर्न वाला। इसको जनरल टर्म में रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं। तो अगर आप लोग को वो पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा। फ़िलहाल फ़ोन नंबर पे देख लेते हैं, फ़ोन नंबर पे फोकस करते हैं। तो आपने देखा कि वो पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसीड नहीं हो रहा है। लेट्स टेक अ नंबर जो पैटर्न से मैच हो रहा हो, 90909090, ये 10 डिजिट का है, ठीक है, पैटर्न से मैच भी हो रहा है, तो ये प्रोसीड कर जाएगा आगे। एक डिजिट अगर हटा के देखा, प्लीज़ मैच द पैटर्न फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, फाइन, तो यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग रिक्वायर्ड का यूज़ करते हैं किसी भी फील्ड को कंपल्शन बनाने के लिए फॉर्म में, ठीक है। अब अगर जेंडर है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है, तो ये सारे कंपलसरी फील्ड है। लेट्स से एड्रेस होगा जो कि कंपल्शन नहीं होगा आपके डेटा के लिए, तो आप वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे, राइट। नेम आपके लिए कंपल्शन है तो आप रिक्वायर्ड लगाएंगे, ठीक है। ईमेल अगर आप जहाँ भी ले रहे हैं तो आप टाइप इक्वल टू ईमेल यूज़ करेंगे। पासवर्ड इनपुट जहाँ भी ले रहे हैं तो टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल से फंडे हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके आप काफ़ी एडवांस फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था इसमें हम लोग ने छोटे छोटे चीज़ें सीखे, छोटे छोटे एट्रीब्यूट सीखे और उसका यूज़ करके लाइक एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई गेस ये लास्ट वीडियो था हमारे HTML कोर्स का। प्लीज़ बताना अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ भी मिस आउट किया है, तो मैं ज़रूर से उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।